हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़े थे उसकी आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं जल्दी से। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि एजुकेशन वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है हिंदी और इंग्लिश में। इससे संबंधित जो डेफिनेशन दी गई हैं, परिभाषाएं, उसको देखा था और हमने उसके वाइडर मीनिंग और नैरो मीनिंग को देखा था। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप इस क्लास को देख पाएंगे जो पिछली क्लास थी। आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षा की विशेषताएं। बाइलिंगुअल होंगी क्लासेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये आप सभी लोगों के सिलेबस का कॉमन पोर्शन है, क्योंकि एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में ज़रूर होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। अगर आपके एग्जाम में आए कि शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं तो आप क्या लिखेंगे उसको आप समझ लीजिए। जो पिछले हम लोगों ने क्लास में जो डेफिनेशन देखी थी, कहीं ना कहीं उसके कई चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, क्योंकि शिक्षा एक सोसाइटी में ही होगा। एक आप सोसाइटी के अंदर जो भी स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आते हैं वो किसी सोसाइटी के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए ये सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के बीच होती है, सोशल प्रोसेस है। दूसरा है, शिक्षा जो है वो सोउद्देश्य प्रक्रिया है, मतलब ये पर्पजफुल एक्टिविटी है। एक उद्देश्य के साथ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम विद्यालय जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आप जहाँ भी पढ़ते हैं, आपका एक पर्पज़ होता है, वो अच्छे मार्क्स लाना, जॉब पाना, टॉप करना, कुछ भी पर्पज़ हो सकता है। मतलब आप एक पर्पज़ के साथ ही एजुकेशन आप कह सकते हो कि उसको एक्वायर करते हो या आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हो। तीसरा जो पॉइंट है, शिक्षा जो है वो अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इन्नेट पावर। जो अंतः शक्तियाँ हैं, जैसे हम लोग पिछले क्लास में जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें कई थिंकर ने कहा था कि अंतः शक्तियों के विकास का कार्य करती है शिक्षा। मतलब हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको और वेल डेवलप करने का काम एजुकेशन करती है। ये इसकी विशेषता है। उसके बाद शिक्षा जो है ये विकास की प्रक्रिया है, ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, क्योंकि ढेर सारे डेवलपमेंट होते हैं। हमारे बौद्धिक विकास होता है, मतलब हमारे ज्ञान का विकास होगा, हमारे व्यवहार में अलग परिवर्तन आएंगे, साथ ही साथ हमारे बोलने में, भाषा में, ऐसे ढेर सारे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, भाषाई, ऐसे ढेर सारे विकास हमारे अंदर अंदर आते हैं शिक्षा के द्वारा। उसके बाद शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में प्रदान की जाने वाले ज्ञान से नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो नॉलेज मिल रहा है वही शिक्षा है। उसके अलावा आप ऐसे समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 20 to 25% ही शिक्षा हमें इंस्टीट्यूशन से मिलती है। उसके अलावा जो सारी शिक्षा है वो हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे फैमिली, ऐसे जगहों से हमें शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, जब हम लोग वाइडर सेंस की बात कर रहे थे तो वाइडर पूरे व्यापक अर्थ में हम लोग देख रहे थे कि शिक्षा क्या है। संकुचित अर्थ में देख रहे थे कि जो विद्यालय में जो शिक्षा मिलती है उसी को संकुचित अर्थ में शिक्षा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अगला पॉइंट देखिए, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है, ये प्रोग्रेसिव चेंज है। ये ऐसे चेंज है जो हमारे अंदर प्रोग्रेस लाता है, पॉजिटिव की ओर ले जाने की कोशिश करता है, या पॉजिटिव हमें प्रोग्रेस से दिखाता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा एक द्विमुखी या त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये मैंने एक ही में लिखा दिया है, कहीं कहीं पे आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। बाइपोलर और ट्राइपोलर का मतलब क्या है कि शिक्षा जो होगी, एक आप कह सकते हैं एजुकेटर, मतलब एक शिक्षा देने वाला होगा, और एक स्टूडेंट होगा जो शिक्षा ग्रहण करने वाला होगा। तो ये बाइपोलर हो गया, मतलब दो लोगों के मध्य में होगी। एक टीचर हो सकता है, यहाँ पे मैं टी लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक क्रिया हो रही है, तो इसीलिए इसको बाइपोलर कहा जाता है। लेकिन ये कंसेप्ट पुराना हो गया, अब नया कंसेप्ट जो है इसको ट्राइपोलर कहा जाने लगा कि एक टीचर तो होगा, स्टूडेंट भी होगा, लेकिन वो कुछ पढ़ेंगे वो पहले से निर्धारित होगा, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक सिलेबस होगा उनका। उस सिलेबस के आधार पर ही ये चीज़ों को पढ़ेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक गोल होगा, बिना गोल के एजुकेशन नहीं होगी। तो इसलिए इसको ट्राइपोलर कहा जाता है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। उसके बाद जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है।
ये कहीं एक जगह ऐसा नहीं है कि हमारा स्कूलिंग या कॉलेज खत्म हो गया तो शिक्षा खत्म हो गई। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन से लेकर जीवन के अंत तक चलने वाला प्रोसेस है। उसके बाद शिक्षा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समायोजन की प्रक्रिया है, ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मीन क्या है कि जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तब हमारे अंदर ये ज्ञान आता है कि कैसे एनवायरनमेंट के, सोसाइटी में अपने को एडजस्ट कैसे करना है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ब्रॉड है कि अगर जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हम कम संसाधनों में भी अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं, वो भी एक तरीके का एडजस्टमेंट है। कई टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करें, उस समय कैसे रिएक्ट करें, ये सब भी सिचुएशन में कैसे एडजस्ट करें, ये चीज़ भी शिक्षा ही हमें सिखाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सामाजिक प्रक्रिया के साथ-साथ और तरीके के, जैसे समाज में तो हो ही रही है, फिर ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। इसका मतलब कि एक स्पेसिफिक एज में एक स्पेसिफिक तरीके की शिक्षा दी जाती है। मतलब जो क्लास सेकंड में जो चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, वो 10th में नहीं पढ़ाई जाएँगी। इसमें अंतर आएगा, मतलब हमारे मेंटल लेवल के हिसाब से चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो ये कई तरीके की चीज़ें हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब साइकोलॉजी में हम एजुकेशन को पढ़ेंगे तो उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग फिलॉसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग सोशल प्रोसेस कहेंगे। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, आप सभी लोग इसको नोट भी करते रहें। उसके आगे बात आती है शिक्षा के विभिन्न रूप। आपको आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ एजुकेशन, बट टाइप्स नहीं कह सकते, इनको फॉर्म ऑफ एजुकेशन कहना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है शिक्षा के प्रकार, तो आप प्रमुख रूप से इन 3 प्रकार को याद करेंगे। इनके अलावा भी कई पर्सपेक्टिव से और बाँटे गए हैं, जैसे सामान्य और विशिष्ट शिक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा। लेकिन जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ये 3 प्रकार की शिक्षा। वो कौन-कौन सी है देख लीजिए। औपचारिक शिक्षा, जिसको इंग्लिश में आप फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनमें क्या अंतर है, ये अभी हम लोग इस आप देख सकते हैं इस टेबल के, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इस टेबल को बनाया है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद औपचारिक, औपचारिक हमने देख लिया, अब उसके बाद अनौपचारिक, इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जो थर्ड और नया कंसेप्ट आया है, कुछ कह सकते हैं लगभग 10-20 वर्षों से ज़्यादा चलन में है, प्रचलन में है, वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक एजुकेशन। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं आइए। सबसे पहले जब हम लोग फॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे, तो आप पिछले क्लास में जो हम लोग नैरो मीनिंग की बात कर रहे थे, उससे समझ सकते हैं। क्या है इसका मतलब, समझिए ऐसे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि औपचारिक एजुकेशन का मतलब है कि जो हम लोग वेल प्लान्ड हो, जैसे हम लोग जो भी शिक्षा, पहले ही मैं इसको अंतर बता दूं, जो भी शिक्षा हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन में लेते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कोचिंग हो, ऐसी जगहों पे जो ले रहे हैं शिक्षा, ये फॉर्मल एजुकेशन है। उसमें हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना होगा, उसमें पर्टिकुलर ड्रेस में जाना होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फॉर्मल हैं। इनफॉर्मल क्या है, जो हम अपने, आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस कराऊँगा। जो हम लोग कॉलेज या स्कूल में जाके एजुकेशन लेते हैं, वो फॉर्मल में है। इनफॉर्मल जो हमें घर से, परिवार से, फ्रेंड सर्कल से, सोसाइटी से, इन जगहों से मिल रही है। और नॉन फॉर्मल जो है, ये हमें कंटेंट मिल जाता है और हम उसको पढ़ते हैं, मतलब जिसको आप डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। अभी हम लोग इसको डिटेल से अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, जब हम इनमें अंतर देखते हैं, तो औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूल में जाते हैं, वो योजनाबद्ध होती है, प्री प्लान्ड होती है, सिस्टमैटिकली होती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप क्लास फर्स्ट में हैं, फिर सेकंड में जाएँगे, थर्ड में जाएँगे। ऐसा नहीं है कि फिफ्थ के बाद सीधे आप चले गए हाई स्कूल में। तो ये क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से उस कुछ निर्धारित उसके स्टैंडर्ड हैं। तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अनियोजित है। मतलब इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। आपके जब आपके रिलेटिव, आपके मम्मी-पापा कुछ सिखाते हैं, तो थोड़ा मो हो सकता है कि थोड़ी-सी प्लानिंग हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज़ आपको नॉलेज देंगे। आपको जहाँ जो नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, आप डाँट खाते हैं, तो उसका कोई प्लान नहीं होता है कि इनको डाँटना है। ऐसे आप समझ सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जो हम लोग विद्यालय के बाहर जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, उसका बहुत बड़ा स्वरूप है, वो बहुत बड़े फॉर्म में है। आप ऐसे समझ लीजिए, हम अपने लाइफ का 70 टू 80%, हालांकि ये डेटा वेरी कर सकता है, 70 टू 80% नॉलेज हमें इनफॉर्मल
एजुकेशन से ही मिलती है, इसी टाइप से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये हमारे स्कूल, कॉलेज खत्म होने के बाद भी ये स्टार्ट रहती है। उसके और जो फॉर्मल एजुकेशन है एक स्पेसिफिक टाइम तक रहेगी। हम 20, 25, 30 साल, अधिक से अधिक 30 वर्ष तक ही पढ़ाई कर पाएँगे, उसके बाद तो नहीं पढ़ पाएँगे, या तो पढ़ भी सकते हैं लेकिन अब जनरली ऐसा देखा जा सकता है। नॉन फॉर्मल जो है ये नया कांसेप्ट है। क्या है उसको देख लीजिए। नॉन फॉर्मल क्यों लाया गया? डिस्टेंस एजुकेशन, जिन लोगों की शिक्षा छूट गई है, जो लोग साक्षर नहीं हैं, किसी कारण वजह से नहीं पढ़ पाए, तो ऐसी एक व्यवस्था लाई गई कि आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप सभी लोग इग्नू, राष्ट्रीय टंडन, ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, एनआईओएस, ओपन स्कूलिंग का नाम सुने होंगे। ये सब क्या है? ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें निर्धारित रहती हैं चीज़ें, लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट नहीं रहती हैं जितनी फॉर्मल एजुकेशन में। यहाँ कोई ड्रेस नहीं लगेगा, लेकिन आपकी, जैसे आप हाई स्कूल या 12th बोर्ड कर रहे होते हैं एनआईओएस ओपन बोर्ड से, तो यहाँ पे भी रहता है, आपको ये पढ़ना है, कंटेंट आपके पास रहेगा, लेकिन आपको जाना नहीं होगा डेली। अभी उसको देखिए, आगे देख लेंगे हम लोग। देखिए, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है ये काफ़ी संकुचित होती है। ये हमें केवल सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट का नॉलेज पढ़ना है, और उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें आप पढ़ लेते हैं दुनियादारी के बारे में, लेकिन ज़्यादा नहीं। और अनौपचारिक में, जो इनफॉर्मल में है, इसमें हम लोग व्यापक और विस्तृत क्षेत्र की चीज़ें पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब हमें ज्ञान खुद ही मिलते जाता है। जैसे अभी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अलग तरीके के, जब हम अपने सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कोई इंसिडेंट्स देख लिए, कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, तो उससे भी हमें नॉलेज मिलता है कि नहीं, ये करने से ये नुकसान है, ऐसा करने से उसके साथ ऐसा हो गया। मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था तो वो धीरे-धीरे वो क्राइम करने लगा। ऐसी चीज़ों की जब नॉलेज हमें मिलने लगती है, तो यही इनफॉर्मल है। इसमें कुछ भी नॉलेज मिल सकती है हमें। पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज बैठे-बैठे हम सोच सकते हैं, जो हमें सोचने से, चिंतन करने से शिक्षा मिलती है। ये जो है इनफॉर्मल के बाद जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये औपचारिक शिक्षा का ही समांतर चलती है। आप कह सकते हैं कि इसके ऑप्शन में रखी गई कि जो लोग, जैसे मैंने बताया, रेगुलर स्कूलिंग नहीं किए हैं, वो इसको कर सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन को ही ऑप्शन में रखी गई है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब वो क्या है, इसको देख लीजिए। अगर हम कहें कि फॉर्मल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, अगर हम अपने स्कूल में, जब हम बचपन में पढ़ते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, हमारे कौशल, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक होता है कि जैसे गार्जियन क्या सोच के भेजते हैं स्कूल में कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए, पढ़ने में अच्छा हो जाए, ऐसे सोच के। इनफॉर्मल एजुकेशन में उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास। जब हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और बड़ों की बात माननी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें घर में सीखते हैं, गलती करते हैं तो डाँट पड़ती है, मार पड़ती है। तो उससे हमारा क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। और इसके बाद जो इसका मुख्य उद्देश्य है नॉन फॉर्मल का, ये है साक्षर बनाना, एजुकेट करना, या शिक्षा का अवसर प्रदान करना। जैसे मैंने बताया, जो एजुकेट नहीं हो पाए हैं, उनको एक ऑप्शन देना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन लोगों की एज लगभग 40 टू 50 हो जाती है। अभी भी गवर्नमेंट ऐसे कई स्कीम्स और प्रोग्राम चला रही है कि जो लोग 40 प्लस हैं, एजुकेट नहीं, उनके लिए भी एजुकेशन लाई जाए। अगर हम रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमारे लिए भी इग्नू है, राष्ट्रीय टंडन है, और ढेर सारे अब तो स्टेट वाइज भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये अंतर है। उसके बाद देखिए, फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो बहुत हद तक मैंडेटरी, अनिवार्य होती है। मतलब हम क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक हमें पढ़ना ही है। 8 तक तो अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा की ही गई है, तो अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है, शिक्षा दी जाती है। लेकिन ये जो है, ये वॉलंटरीली है। आप कह सकते हैं कि ऐच्छिक है। ये हमारे ऊपर है कि हम पढ़ें, मतलब सीखें ना सीखें। अगर कोई जैसे बता रहा है, कोई रिलेटिव आ गया, कोई ज्ञान दे रहा है, तो वो हमारे ऊपर होता है। उसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है कि नहीं, सीखना ही है, जानना ही है। हमारे ऊपर होता है किस फील्ड की बातों पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको सुने। और ये जो है नॉन फॉर्मल, ये एक तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं, लिखा है वॉलंटरी, लेकिन इसका मीन जो है, ये आम तौर पर वॉलंटरी है। मतलब हम पढ़ना चाहेंगे तभी एडमिशन ले लेंगे, हमारे पास कंटेंट आ जाता है, हम उसको पढ़ते हैं, ऐसा। देखिए, अब फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो निश्चित अवधि तक चलती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलती है। अब मैंने जैसे बताया कि आप अगर फर्स्ट आप नर्सरी में जाते हैं तो पीएचडी तक पढ़ेंगे, उसके आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक ही आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रहेंगे। लाइफ टाइम तो रहेंगे नहीं, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन लाइफ टाइम तक चलती है। वो
फ्यूचर में आप पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे भी आपको सिखाएँगे कि ऐसे करिए, ये पहनिए, वो करिए, तो ये भी क्या है, वो भी शिक्षा ही है। और जो आपके नॉन फॉर्मल में है, ये कोई निश्चित आयु नहीं है। आप किसी भी ऐज में, जैसे अभी ग्रेजुएशन करने के लिए कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रूल ला दिए गए हैं कि 21 साल से या नहीं 22 साल या 23 साल, कुछ ऐसे स्पेसिफिक हर यूनिवर्सिटी का है कि ज़्यादा ऐज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको नॉन फॉर्मल में बहुत सारी चीज़ें एकदम लिबरल मिलेंगी पॉलिसीज़। आप किसी भी एज में कोई भी डिग्री कर सकते हैं इग्नू से। आप इग्नू का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे देखिए, फॉर्मल एजुकेशन में नियमित टेस्ट, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं। ये देखा जाता है कि आपने अभी तक कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना समझा। और आपके इनफॉर्मल जो घर में शिक्षा है, उसका तो कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। मम्मी-पापा जो पढ़ा रहे हैं, यूजुअली उसका तो कोई टेस्ट नहीं लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। और नॉन फॉर्मल में यहाँ पे आपका भी टेस्ट होता है। ये यहाँ पे आप कह सकते हैं पर मंथ भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइम होगा। अब तो सेमेस्टर भी होने लगे हैं ओपन यूनिवर्सिटीज़ में। इसके जो नियम कानून हैं वो काफ़ी कठोर होंगे, किसके? आपके फॉर्मल के। इनफॉर्मल में उदार और सरल होंगे। अब घर में कोई इतने डाँट के नहीं पढ़ाएगा कि नहीं 2 घंटे बैठो, लेकिन हमें स्कूल में बैठना होता है, हमें कॉलेज में बैठना होता है, टाइम देना होता है, अटेंडेंस देनी होती है। ये सब क्या है? ये सब थोड़े रिजिड आप रूल एंड रेगुलेशन है। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। नॉन फॉर्मल में ये चीज़ें और भी लिबरल पॉलिसीज़ हैं। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लिबरल पॉलिसीज़ है, एडमिशन लेंगे, फीस सबमिट करेंगे, अपने असाइनमेंट देंगे, ये सब पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र और डिग्री प्रदान करता है फॉर्मल एजुकेशन। हम जब किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारी मार्कशीट आती है, सर्टिफिकेट मिलता है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ है नहीं, परिवार में आपको कोई सर्टिफिकेट देगा नहीं, लेकिन नॉन फॉर्मल में मिलता है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में भी आप पढ़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, मार्कशीट मिलेगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख पाएँगे कि फॉर्मल में एक निश्चित पाठ्यचर्या होती है कि स्कूल कितने बजे से खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, उसमें इंटरवल होगा, गेम का पीरियड होगा, एक पीरियड 35 या 40, जो भी एक फिक्स्ड चीज़ें की गई रहती हैं। और यहाँ पे इसका पाठ्यक्रम होता है, जैसे क्लास 8 का सिलेबस अलग होगा, 9th का अलग होगा। ये सब कुछ डिवाइड और सब कुछ वेल प्लान्ड स्टेज वाइज़ होगा। लेकिन इनफॉर्मल में आपके घर परिवार सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको निश्चित सिलेबस मिल जाएगा। पाठ्यचर्या का मतलब सिलेबस और करिकुलम में अंतर होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। अभी आप समझ लीजिए, यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, एमए कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो उसका एक सिलेबस है, जिसको आप पढ़ रहे होंगे, उसका कंटेंट आपको मिल गया होगा, बस आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो इस तरीके से इसको समझिए। 10वां जो फॉर्मल एजुकेशन है, इसमें शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। शिक्षा कक्षा स्तर होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब क्या है? ये लेवल है, क्लासरूम लेवल है, या ये मेंटल लेवल पे इसको डिवाइड किया गया है कि 9, 10th फिर बोर्ड है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई स्तर नहीं बनाया गया है। अब आपको हमारे गार्जियन हमको सिखाते हैं, तो बस ये ध्यान देते हैं कि बच्चा अभी इस एज का है तो इसको यही सिखाइए, यही एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, बता दीजिए, सिखा दीजिए। ये करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि नहीं ये कौन-सी क्लास में है तो क्लास वाइज़ इसको चीज़ें बताएँ। तो ऐसी यहाँ पे रिजिडिटी नहीं है। आप यहाँ पे शिक्षण का अभाव, नॉन फॉर्मल में आपकी क्लासेस चलती नहीं है, आपको घर बैठ के पढ़ना होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने शिक्षण का अभाव मेंशन किया है। उसके बाद 11वां जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, स्कूल कॉलेज में हम लोग जो एजुकेशन लेते हैं, उसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य होती है। इसमें हमारे एक टीचर होंगे जो हमें पढ़ाएँगे, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया भी था पिक्चर, कि मैम है बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ये क्या है? ये फॉर्मल एजुकेशन हो गई। लेकिन यहाँ पे जो आपके इनफॉर्मल है, इसमें 2 या 2 से अधिक के मध्य होती है। ये हमारे और हमारे फ्रेंड के बीच में हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, कहीं पर भी हो सकती है। तो ये अंतर है। इसमें जो है स्व अध्ययन पर आधारित होती है। इसमें हमें सेल्फ स्टडी करनी होती है, किसमें? नॉन फॉर्मल में, निरौपचारिक शिक्षा में। निरौपचारिक शिक्षा को गैर औपचारिक भी कहते हैं, तो कहीं-कहीं अगर लिखा होगा तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है? उसके बाद अब इसके अभिकरण की बात करते हैं। अभिकरण एजेंसीज़ मतलब वे कौन-सी संस्थाएँ हैं जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। वे कौन-सी एजेंसीज़ और कौन से अभिकरण संस्थाएँ हैं जो हमें इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और वे कौन-सी संस्थाएँ जो हमें आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले जो आपके फॉर्मल एजुकेशन का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग हो गई। उसके बाद आपके नॉन फॉर्मल में हमारी फैमिली हो जाती है, सोसाइटी हो जाती है, नेचर हमें सिखाता है।
फ्रेंड सर्कल है, सामूहिक कार्यक्रम है, जो भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम सीखते हैं, धर्म संस्थानों में भी सीखते हैं। इसमें एक चीज़ यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी इन दोनों में कॉमन हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं कराया है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो नॉन फॉर्मल में है, ओपन एजुकेशन में आप इग्नू का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इग्नू क्या है? ये डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम का ही एक हिस्सा है। प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन, ये सतत शिक्षा, ये अभी सब ज़्यादा ही चल रही हैं। उसके बाद आप एनआईओएस का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि निरौपचारिक शिक्षा के उदाहरण लिखिए, तो एनआईओएस बोर्ड जो है, ओपन स्कूलिंग, ओपन यूनिवर्सिटीज़, ओपन कॉलेज, ऐसे करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि सर हमने अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसके फॉर्म कई तरीके से, कई पर्सपेक्टिव में डिवाइड किए गए हैं। कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि एजुकेशन के अगर टाइप्स बताइए तो आप लिख सकते हैं जनरल और स्पेसिफिक एजुकेशन। ये दो है, मतलब इसमें दो वर्ड है, एक जनरल एजुकेशन, एक स्पेसिफिक एजुकेशन। ये क्या है, इसको बस आप सिर्फ समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए, मैं इसको एक बार इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को सही से दिखे। देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे जनरल एजुकेशन। जनरल का मतलब है जो जनरली सबको प्रोवाइड की जाती है। जैसे हम लोग अगर क्लास नर्सरी से पढ़ रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक आप देखे होंगे, कोई स्ट्रीम नहीं होती कि नहीं आप किस स्ट्रीम में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, सबके लिए अनिवार्य होगा। वो हम लगभग क्लास 8 तक भी स्पेसिफिक होता है कि सबको क्लास 8 तक एक, ये हालांकि एजुकेशन पॉलिसीज में चेंज होते रहता है, लेकिन क्लास 8 तक हमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता है कि हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं। उसके बाद आपकी 3 स्ट्रीम स्पेसिफिकली आती है, आर्ट्स, कॉमर्स और आपकी साइंस। ये 9th में आती है। अब तो धीरे धीरे ये बोर्ड में आने लगी है ये स्ट्रीम। बाकी हाई स्कूल तक सभी लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो। तो जनरल एजुकेशन जो है वो सबको जो प्रोवाइड की जाती है, एक समान शिक्षा दी जाती है, वो है। स्पेसिफिक एजुकेशन, जब हम किसी स्पेसिफिक फील्ड की एजुकेशन चाहते हैं, अब हमें साइंस में जाना है तो हम साइंस में जाएंगे, हमें आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है तो हम आर्ट्स में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, तो ये स्पेसिफिक हो गया। इंजीनियरिंग में जाएंगे, आईटीआई करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, ये सब क्या है, ये स्पेसिफिक एजुकेशन है जो कि उस बच्चे के इंटरेस्ट के बेस पे उसको दी जाएगी। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल के इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब स्पेसिफिक एजुकेशन के अंदर आते हैं। कहीं कहीं पे स्पेसिफिक या स्पेशल एजुकेशन लिखा होगा। स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है जिन बच्चों को विशेष रूप से जिस शिक्षा की ज़रूरत हो वो प्रोवाइड की जाएगी, तो स्पेशल एजुकेशन है। उसमें हैंडीकैप, फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे भी आते हैं, जो लोग दिव्यांग बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा भी स्पेशल एजुकेशन में आ जाती है, क्योंकि उनको जनरल बच्चों के अलावा उनको अलग तरीके से पढ़ाना होता है, तो इसलिए ये इसका अंतर है। दूसरा जो है, ये दूसरा टाइप है, आप इसको सेकेंड टाइप कर लीजिए। थर्ड टाइप एक और आता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष जो फेस टू फेस हो रही है, जैसे स्कूल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रत्यक्ष शिक्षा है। और अप्रत्यक्ष आप सभी लोग जानते हैं कि हम प्रेजेंट न होकर भी पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट एजुकेशन, जिस मोड में हम लोग पढ़ रहे हैं ये इनडायरेक्ट है, हम देख तो नहीं पा रहे हैं। इसमें आप ऑनलाइन एजुकेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसी चीज़ें जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ रहे हैं बट एजुकेशन है। ओपन स्कूलिंग में भी यही हो रहा है, इन लोगों को कंटेंट मिल गया, ये लोग पढ़ रहे हैं अपना चीज़ें जो पढ़ना है, जो इनको एग्जाम में आएगा, और एजुकेशन हो रही है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा। ये क्या है? इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। इंडिविजुअल जो स्पेसिफिक हो, दो लोगों के मध्य हो, मतलब एक टीचर हो, एक स्टूडेंट हो, तो ये व्यक्तिगत शिक्षा होगी। इसका एग्जाम्पल आपके ट्यूशन है। ट्यूशन में क्या होता है कि एक टीचर और एक बच्चा है, उसको टीचर को एक बच्चे को स्पेसिफिक पढ़ाना है, तो ये आपका इंडिविजुअल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। कलेक्टिव एजुकेशन, क्लासरूम टीचिंग, क्लास में 40 बच्चे हों, 60 बच्चे हों, 100 बच्चे हों, उसमें एक टीचर आएगा, उन 100 बच्चों को, जितने भी बच्चे बैठे सबको पढ़ाएगा, तो वो क्या हो गई? कलेक्टिव एजुकेशन हो गई। तो इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग आएगा तो ये पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत शिक्षा के क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। व्यक्तिगत शिक्षा में हम बच्चे की स्पेसिफिक हर चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अगर एक टीचर को एक ही बच्चे को, अगर आप में से मुझे किसी एक पर्सन को पढ़ाना होगा तो डेफिनेटली मैं उसको और बेहतर कर सकता हूँ कंपैरेटिवली ग्रुप में मुझे सबके बारे में जानना इम्पॉसिबल है कि किसको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, किस
पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन जब एक लोग को पढ़ाएँगे तो उनको स्पेसिफिकली हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देकर उनको पढ़ाया जा सकता है। इसके डिमेरिट्स भी होते हैं। इंडिविजुअल में उनके जो और व्यवहार हैं, फ्रेंडशिप करना, कोऑपरेशन का, कैसे सहयोग करते हैं, सिंपैथी जताते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं सिखा पाएँगे क्योंकि वो अकेले पढ़ा रहे हैं। ग्रुप में जब वो फ्रेंडशिप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, कैसे अपनी फ्रेंडशिप को बचाए रखना है। तो ये कलेक्टिव एजुकेशन के मेरिट्स, डिमेरिट हैं। इसको हम लोग किसी और क्लास में पढ़ लेंगे अगर आपके सिलेबस में होगा तो। ये बीटीसी में है इसलिए मैंने क्लास ली है इसलिए मुझे याद है। उसके बाद हम देखेंगे, ये अभी तक हम लोगों ने फॉर्म या टाइप्स देखा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरकार एजुकेशन का वर्ग क्या है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कार्य क्या हैं। तो मुख्य रूप से इनको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया कि जो शिक्षा है, एजुकेशन हम लोग जो ले रहे हैं, उसके मेनली 3 प्रकार हैं, 3 कार्य। वो कैसे हैं? एक तो पहले व्यक्ति खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए, व्यक्तिगत रूप से। दूसरा है सोसाइटी के लिए हम पढ़ते हैं कि अगर आप किसी कॉलेज, कॉलोनी कहीं से भी विलेज, किसी गाँव से, किसी कॉलोनी से, किसी ऐसे जगह से, स्पेसिफिक प्लेस से होंगे, तो आप अपनी सोसाइटी को और बेटर करने के लिए भी शिक्षा लेते हैं, ये इसका कार्य। और सबसे जो सर्वोच्च है, सबसे इम्पोर्टेंट है, हम अपने नेशन, देश के लिए, कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूशन के लिए पढ़ते हैं। क्या है इसको समझ लीजिए। जब आपके एग्जाम में आएगा फंक्शन ऑफ एजुकेशन तो आप पहले इनको 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले फंक्शन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से शिक्षा की क्या ज़रूरत है, उसको जान लीजिए। शिक्षा का कार्य क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा है। सैटिस्फैक्शन ऑफ नीड, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो शिक्षा पूरी कर सकती है। अगर हमें जिन चीज़ों के बारे में जानना है, अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो उनके बारे में हमारे सामने बुक होगी, हम अगर पढ़ना ही नहीं जानते हैं तो नहीं पढ़ पाएँगे, नहीं जान पाएँगे। तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअली। आत्मनिर्धर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंट, इसका मतलब है हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप सभी लोगों को यहाँ ज़रूरतों में एक और चीज़ आ जाता है, जैसे कहा जाता है मनुष्य की 3 प्रमुख ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। तो हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, अब हम फ्यूचर में जॉब के लिए भी पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअली अपने बारे में भी तो सोचेंगे ना कि हमें जॉब मिले, हमें अच्छी नौकरी मिले, हम अच्छे घर में रहें। ये सारी ज़रूरतें भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, इंडिविजुअल के अंतर्गत। आत्मनिर्भरता, हम चाहेंगे कि हमारे पास कम से कम उतनी एजुकेशन हो कि किसी के मतलब ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि किसी की हेल्प लेनी पड़े, अपनी चीज़ों को समझने के लिए, अपनी चीज़ों को जानने के लिए। यहाँ पे तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप, व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति के लिए। जैसा आप हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं, हमने अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम ले लिया, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें हम, आप कह सकते हैं उसमें कुशल होने के लिए हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उनमें अ, आप कह सकते हैं अच्छे स्कोप को देखकर पढ़ते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स में चला गया तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसको उसमें अचीवमेंट, उसमें उपलब्धि प्राप्त करनी है। तो ये क्या है? ये हमारे इंडिविजुअल गोल्स आप कह लीजिए इनको। वैसे भी अगर मुझे जहाँ तक अगर इसको डिफ़ाइन करना होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो शिक्षा के कार्य हैं वो इंडिविजुअल गोल को देखते हुए, फिर सोसाइटी के गोल को, समाज की क्या ज़रूरतें हैं, क्या लक्ष्य हैं और राष्ट्र के क्या गोल्स होने चाहिए एजुकेशन को लेकर, ऐसे हम समझ सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम पढ़ते हैं कि जो शिक्षित लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है कंपैरेटिवली जो वेल एजुकेटेड नहीं है, इसके लिए भी। पाँचवाँ, वातावरण से अनुकूलन के लिए एडाप्टेशन, एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम अगर वेल एजुकेटेड है तो हमें हमारा एडजस्टमेंट कंपैरेटिवली दूसरों से अच्छा होगा, क्योंकि हमने ये सीखा, जाना, एक्सपीरियंस किया है कि कितने संसाधनों में कैसे रहना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके व्यक्ति के प्रति कार्यों में आ जाती है। उसके बाद अब समाज के लिए हम क्या, हमारे एजुकेशन कैसे हेल्पफुल है, वो है सामाजिक विरासत का संरक्षण। हम एजुकेट होंगे तो हम अपनी हिस्ट्री पे फोकस करेंगे कि जैसे हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम मनुष्य आज इस सदी में नहीं पैदा हुए हैं, हमारा एक विकास क्रम है, हमारी एक हिस्ट्री है। पहले किस तरीके से शासन बदलते बदलते राजा महाराजाओं का, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का, उसके बाद हम इस डेमोक्रेसी हमें मिली है। तो ये सब क्या है? ये प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हम अपनी संस्कृति को जानेंगे, हम अपने इतिहास को जानेंगे, हम अपने और भी जो हमारे मूल्य हैं उनको जानेंगे। ये भी समाज के प्रति शिक्षा का गोल है।
दूसरा पॉइंट है सामाजिक सुधार और प्रगति के लिए, सोशल रिफॉर्म और प्रोग्रेस के लिए, समाज को परिवर्तन, जैसे यहाँ सोशल चेंज भी लिखा है, सामाजिक परिवर्तन के लिए भी शिक्षा जरूरी है। समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए, चाहे वो धर्म की संबंधित हो, जाति से संबंधित हो, रंग से संबंधित हो, लिंग से संबंधित हो, ये सारी विषमताओं को समाप्त करने के लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये ध्यान रखिएगा। समाजीकरण के लिए, समाजीकरण हालांकि एक ब्रॉड मीनिंग है। समाजीकरण का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो हायर सोसाइटी को देखकर जब लोअर सोसाइटी वर्क करती है, जैसे अभी जैसे कार का चलन बढ़ गया, तो बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे कि जो फेस्टिवल्स हैं वो पहले इतने, जैसे आप छठ का फेस्टिवल ले लीजिए, उसको लोगों ने धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे, धीरे धीरे लोग अपनाने लगे। और होता क्या है कि जो लोअर क्लास होता है, हालांकि इसको ऐसे बस समझ लीजिए, हायर क्लास जो है, हायर क्लास की चीज़ों को जब लोअर क्लास उनको फॉलो करने लगता है, उससे सीखने लगता है, उससे जानने लगता है। जैसे हम एंगेजमेंट का जो कंसेप्ट आया सोसाइटी में हमारे, ये पहले नहीं था। हमारे यहाँ पे एंगेजमेंट नहीं होती थी, लेकिन एंगेजमेंट का कंसेप्ट हम लोग हायर क्लास, हायर सोसाइटी या वेस्टर्न कल्चर से हमने कॉपी किया, हम उसको फॉलो करने लगे। बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे पहले हमारे यहाँ पे नहीं उतने चलन में नहीं था चलन में नहीं था, लेकिन अब ये चलन में आ गया। तो ये सोशलाइजेशन का ही कारण है और ये एजुकेशन से ही पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद आगे देख लीजिए आप, राष्ट्र के प्रति कार्य में हमें क्या है कि हम एजुकेशन से एक कुशल नागरिक बनते हैं, अपने देश के बारे में भी सोचते हैं, सोचना भी चाहिए आप सभी लोगों को। फिर राष्ट्रीय एकता के लिए सोचते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, कि किस प्रकार से हम सभी लोग, मतलब इतने अलग अलग धर्म, जाति या भाषाई विभेद होने के बाद, डिफरेंसेस होने के बाद भी हम लोग एक साथ रहें, हमारे अंदर बंधुत्व की भावना रहे, ये भी गोल है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से हमारा देश बाकी देशों से अच्छा बन सकता है, विकास कर सकता है, उन पे भी हम ध्यान देते हैं शिक्षा के ही माध्यम से। तो ये शिक्षा के 3 गोल हैं, 3 फंक्शन है, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। 3 में जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस कराया। तो फाइनली इस क्लास में हम लोगों ने, आपने देखा, फंक्शन ऑफ एजुकेशन पढ़ा, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा, और हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन पढ़ा। आई होप इस क्लास से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। मैंने कोशिश की है बहुत ही कम समय में, बहुत ही सिंपल वे में चीज़ों को आप लोगों को बताएं, समझाएं, दिखाएं। कुछ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन चीज़ों से भी हमने समझा, जैसे मैंने बताया कि ये इनफॉर्मल जो है ये बड़ा स्वरूप है, उसके बाद फॉर्मल एक छोटे समय तक होता है, और नॉन फॉर्मल जो है इसमें दोनों की क्वालिटीज़ आ जाती हैं। इनफॉर्मल की भी क्वालिटीज़ हैं कुछ, और कुछ फॉर्मल की भी क्वालिटीज़ हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर मैं इसको 3 सर्कल बना दूं, तो ये आपका नॉन नॉन हो गया, ये फॉर्मल हो गया। तो कुछ क्वालिटीज़ जो हैं ये इसके अंतर्गत, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो है ये आपका इनफॉर्मल हो गया, यहाँ पे इन हो गया, ये आपका फॉर्मल हो गया, ये आपका नॉन हो गया। इसके नॉन फॉर्मल में दोनों के कुछ-कुछ विशेषताएँ आ जाती हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा और हम लोगों ने अभी समझा इसको। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को और बेटर तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।